हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मुस्कान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने अपनी दादी को डिस्क्राइब किया है और डिफाइन किया है उनके और उनकी दादी के बीच के रिलेशंस को। तो यहाँ पे हमें दिए हुए हैं कुछ एक्सप्रेशंस जिनके मीनिंग हम टेक्स्ट पढ़ते हुए समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. खुशवंत सिंह बोलते हैं कि बाकी की दादियों की तरह मेरी भी दादी बहुत बूढ़ी थी और उनके फेस पर रिंकल्स थी, झुर्रियां थी पिछले 20 साल से जब से मैं उन्हें जान रहा था। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरी दादी कभी जवान हुआ करती थी, खूबसूरत हुआ करती थी, इनफैक्ट उनके एक हस्बैंड भी थे, पर मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल था। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. उनके दादाजी की तस्वीर उनके ड्राइंग रूम में चिमनी के ऊपर लगी हुई थी, जिसमें उनके दादाजी ने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी और ढीली ढाली कपड़े पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी दाढ़ी बहुत लंबी थी जो उनके चेस्ट को कवर कर रही थी और वो कम से कम 100 साल के लग रहे थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो कहते हैं कि वो देख के ऐसे नहीं लग रहे थे कभी इनकी बीवी और बच्चे हुआ करते होंगे, ऐसा लगता था कि इनके हमेशा से पोते पोतियां ही होंगे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. और ये मानना, ये सोचना कि मेरी दादी कभी जवान और खूबसूरत होती होगी, ये मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। It is very hard to believe. Okay, so this means very hard to believe. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. तो वो कहते हैं कि उनकी दादी उन्हें बताया करती थी कि बचपन में वो कौन कौन से गेम्स खेलती थी और उनको ये सब चीजें बहुत इलॉजिकल लगती थी और ऐसा लगता था कि जैसे वो कुछ काल्पनिक कथा सुन रहे हैं। एब्सर्ड का मतलब होता है इलॉजिकल। ओके, और फेबल्स होते हैं शॉर्ट स्टोरीज जिनसे हमें कुछ लेसन सीखने को मिलता है, और प्रॉफिट्स होते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो कहते हैं वो हमेशा से छोटी थी, मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी जब से खुशवंत सिंह उन्हें देख रहे थे। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके फेस पे काफी ज्यादा रिंकल्स थे हर जगह पे। क्रिस क्रॉस होता है जब दो तीन चार स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करते हैं, तो उनके फेस पे ऐसे ही बने हुए थे रिंकल्स। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। वो कहते हैं कि मैं श्योर हूँ कि जैसा मैं उन्हें जानता हूँ वो हमेशा से वैसी ही थी, वैसी ही बूढ़ी थी। ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। इतनी बूढ़ी कि वो इससे ज्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और 20 साल से सेम एज की रही होंगी। She could never have been pretty, but she was always beautiful. यहाँ हमें दो वर्ड्स है, pretty और beautiful. Pretty का मतलब होता है बाहर की सुंदरता, ओके। Attractive आप कह सकते हैं, attractive appearance। और beautiful का मतलब होता है अंदर की सुंदरता, जिसे हम काइंडनेस की तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोई दिल का अच्छा होता है उसे हम ब्यूटीफुल कहते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं फ्रॉम इनसाइड। ओके, ऑलमोस्ट ये सिमिलर वर्ड्स है। She hobbled about the house in a spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop. वो कहते हैं मेरी दादी प्रीति तो नहीं होगी पर हमेशा से वो दिल की बहुत अच्छी रही होंगी, और वो हमेशा घर में घूमते रहती थी अपने स्टूप को बैलेंस करते हुए। कैसे बैलेंस करती थी? अपना एक हाथ वो कमर पे रखती थी। नाउ वी हैव टू वर्ड्स ओवर हियर, हॉबल्ड एंड स्टूप। ओके, तो हॉबल्ड का मतलब होता है जब किसी के पैरों में तकलीफ होती है, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं, उसे ही हॉबल्ड कहते हैं। सो हॉबल्ड मीन्स डिफिकल्टी टू वॉक ड्यू टू इंजरी और पेन एंड लेग्स। ठीक है। सो स्टूप, स्टूप का मतलब होता है
झुकना, ओके। जब हमारे कमर के ऊपर की बॉडी थोड़ा आगे और डाउनवर्ड की तरफ झुक जाती है, ज्यादातर बूढ़े लोगों में देखा जाता है, उसे हम कहते हैं स्टूप। तो मैं स्टूप का मीनिंग यहाँ लिख देती हूँ, ओके। दिस इज हेयर, इट मीन्स टू बेंड top half of the body forward and downward, आगे की तरफ नीचे की तरफ झुका हुआ। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, एक हाथ उनका उनके कमर पे रहता था और एक हाथ से हमेशा वो माला फेरते रहती थी, ठीक है। हर सिल्वर लॉक्स वर scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। सिल्वर लॉक्स का मतलब ये नहीं कि जो ताले चांदी के होते हैं उसके बारे में बात नहीं हो रही है। लॉक्स मतलब बाल के वो छोटे छोटे टुकड़े जो फेस पे ऐसे आ जाते हैं, तो उनके बाल सफेद हो गए थे इसलिए उन्हें सिल्वर लॉक्स कहा गया। वो उनके फेस पे हमेशा बिखरे रहते थे और उनका मुंह हमेशा चलता रहता, तो मतलब वो हमेशा एक प्रेयर बोलते रहते थे जो सुनाई नहीं देता था। यस, सी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो ब्यूटिफुल तो थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। ये एक एक्सप्रेशन है जो चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया हुआ था, उसका मीनिंग जो हमें टेक्स्ट में पता चलेगा। तो वो कहते हैं कि मेरी दादी इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लगता था कि जब ठंड के टाइम पे, विंटर के टाइम पे माउंटेन्स पे जो बर्फ पड़ती है, उस सीनरी को उन्होंने अपनी दादी से कंपेयर किया है और कहा है कि एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। मतलब वो इतनी पीसफुल थी और इतनी अच्छी थी कि ऐसा लगता था कि उनकी जो सांसें चल रही है उससे भी एक शांति सी मिलती थी। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे पेरेंट्स जब सिटी में शिफ्ट होने गए थे तो उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया था और हम हमेशा साथ रहते थे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it heart by heart. ठीक है। यहाँ वो कहते हैं कि वो मुझे सुबह उठाती थी और मुझे रेडी करती थी स्कूल के लिए, ठीक है। और वो अपने मॉर्निंग्स प्रेयर गाती थी मोनोटोनस वे में, मतलब एक बोरिंग वे में, रोज एक तरह से गाना, कभी चेंज नहीं होना, नेवर चेंजिंग, ठीक है। दिस मीन्स नेवर चेंजिंग। वो एक नेवर चेंजिंग वे में हमेशा गाती थी। एंड वो क्यों गाती थी? क्योंकि उनको लगता था कि अगर मैं इसे रेडी करते वक्त ये सब गाऊंगी तो ये सुनेगा और ये भी प्रेयर सीखेगा। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. तो खुशवंत सिंह उसे सुनते थे, उन प्रेयर्स को सुनते थे क्योंकि उन्हें उनकी वॉइस पसंद थी अपनी दादी की, इसलिए नहीं क्योंकि वो उन्हें सीखना चाहते थे। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. फिर वो उनको स्लेट ला के देती थी। स्लेट पहले के जमानों में चलता था, हमारे टाइम पे भी इनफैक्ट चला था, 90s किड्स वुड नो। वो छोटा सा आप कह सकते हैं ब्लैक बोर्ड टाइप का दिखता था जिसमें हम चौक से लिखा करते थे। तो वो हम जैसे अभी इरेजर यूज करते हैं पेंसिल के स्टेन्स को मिटाने के लिए, वैसे उस टाइम पे क्या यूज होता था, स्लेट को के ऊपर जो लिखा रहता था उसको मिटाने के लिए उसे पोंछना पड़ता था या धोना पड़ता था। तो उनकी दादी हमेशा उसको साफ करके इनको लाके देती थी स्कूल जाने के लिए। साथ में वो क्या देती थी, एक टाइनी अर्दन इंक पॉट देती थी। अर्दन का मतलब होता है जो मिट्टी या क्ले से बना हुआ हो, तो वो इंक पॉट देती थी और एक रेड पेन देती थी और सबको साथ में बांध के देती थी स्कूल जाने के लिए। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टिल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। तो वो क्या नाश्ता करते थे? स्टेल का मतलब होता है जो फ्रेश नहीं होता, ओके। दिस मीन्स नॉट फ्रेश, दिस इज एन। स्टेल का मतलब होता है जो फ्रेश नहीं होता, ठीक है। यानी कि जैसे रात की बची हुई रोटियां जो होती थी उसके ऊपर वो उन्हें घी और चीनी लगा के देती थी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, वो दोनों साथ में स्कूल जाते थे। सी कैरेड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। और वो कुछ चपातीज, कुछ रोटियां विलेज के डॉग्स के लिए भी लेके जाती थी, उनको खिलाने के लिए। My grandmother always went to the school with me because the school was attached to the temple. उनकी दादी हमेशा उनके साथ स्कूल क्यों जाती थी? क्योंकि स्कूल के पास ही एक टेम्पल था, एक मंदिर था।
The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. वो कहते हैं मंदिर के जो पुजारी थे वो हमें अल्फाबेट सिखाते थे और हम जितने भी बच्चे होते थे हम वरांडा वरांडा मतलब एक आप ऐसा स्पेस कह सकते हैं जो पहले के घरों में बहुत होता था, अभी आपके दादी घर नानी घर वगैरह में तो पक्का होता होगा, जिसमें टॉप जो रहता था वो खाली रहता था, स्काई दिखता था, लेकिन वो चारों तरफ से हो सकता था कि कवर है या तीन साइड से कवर रहता था और एक साइड गेट रहता था। तो वो कहते हैं हम सारे बच्चे वरांडा के एक साइड में बैठे रहते थे, अल्फाबेट्स बोलते थे या प्रीस्ट हमें जो भी प्रेयर सिखाते थे साथ में गाते थे, और मेरी दादी एक साइड अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, मतलब होली बुक्स जो धर्म की किताबें होती है वो पढ़ती थी। When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों का की पढ़ाई और पढ़ना हो जाता था तो हम दोनों साथ में जाते थे घर वापस. This time, the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और अभी टेम्पल के बाहर उन्हें कौन मिलता था? विलेज के डॉग्स मिलते थे, और वो जब हम घर जाते थे तो हमें फॉलो किया करते थे, साथ में वो घुर्राते थे, एक दूसरे से झगड़ते थे, किसके लिए? उसके लिए जो रोटियां खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर उन्हें दिया करती थी. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. तो ये भी एक एक्सप्रेशन है जो हमें दिया गया था चैप्टर की स्टार्टिंग में. वो कहते हैं कि जब मेरे पेरेंट्स सिटी में सेटल हो गए, शहर में सेटल हो गए, तो उन्होंने हमें बुला लिया शहर, और वो मेरे और मेरी दादी के रिलेशनशिप का एक टर्निंग पॉइंट था. मतलब अब मेरे और मेरी दादी की रिलेशनशिप चेंज होने वाली थी. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हम एक ही रूम शेयर करते थे शहर में, लेकिन अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी पहले की तरह. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. ठीक है, मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगा, मोटर बस में जाने लगा, और विलेज की तरह वहां पे स्ट्रीट पे डॉग्स नहीं होते थे, लेकिन मेरी दादी कोर्टयार्ड में बैठ के स्पैरोज को खिलाया करती थी, ब्रेड वगैरह. और यहाँ कोर्टयार्ड क्या है? कोर्टयार्ड भी आप कह सकते हैं, बालकनी कह सकते हैं, वरांडा कह सकते हैं. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. जैसे जैसे समय बीतता गया हम दोनों का एक दूसरे को देखना कम हो गया, क्योंकि खुशवंत सिंह भी अब अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी हो गए थे, पढ़ाई में बिजी हो गए थे. कुछ समय तक तो उनकी दादी उन्हें उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी भी करती थी. When I came back, she would ask me what the teacher had taught us. जब वो स्कूल से वापस आते थे तो उनसे उनकी दादी पूछती थी कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया, और वो क्या बताते थे. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. वो उन्हें बताते थे कि मेरे टीचर ने हमें ये इंग्लिश वर्ड सिखाए, और वेस्टर्न साइंस के बारे में बताते थे, आर्किमेडिस प्रिंसिपल के बारे में बताते थे, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताते थे कि दुनिया कैसे गोल है. और ये सब चीजें उनकी दादी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी. दिस मेड हर अनहैप्पी. She could not help me with my lessons, क्योंकि अब उन्हें वो उनके लेसन्स में उनकी पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती थी. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. अब देखो, जब खुशवंत सिंह गांव में पढ़ते थे तो उनके जो पुजारी थे स्कूल के या टेम्पल के आप कह सकते हैं, वो उन्हें धर्म की चीजें पढ़ाते थे, प्रेयर्स पढ़ाते थे, जो उनकी दादी को भी आता था, इसलिए वो खुशवंत सिंह की पढ़ाई में मदद कर पाती थी. पर यहाँ पे एवरीथिंग वाज डिफरेंट. वो इंग्लिश में था, साइंस था, ये सब दादी जी की समझ में नहीं आती थी, और उन्हें बहुत बुरा लगता था कि उन खुशवंत सिंह के अभी प्रेजेंट इंग्लिश स्कूल में उन्हें गॉड के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, स्क्रिप्चर्स धर्म के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, और उन्हें उन चीजों पे विश्वास नहीं होता था जिसके बारे में ये पढ़ते थे. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. तो एक दिन वो अपने घर में आके बताते हैं कि आज से हमारे म्यूजिक लेसन्स होने वाले हैं, अब हमें म्यूजिक लेसन्स मिल रहे हैं. लेकिन दादी इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, बहुत परेशान हो गई. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस. उनके हिसाब से म्यूजिक अच्छी चीजें नहीं थी, अच्छी चीज नहीं थी. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लेट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जनरल फॉल्क. ये उन दादी के हिसाब से म्यूजिक, गाना, ये सब क्या होता था? बेगर्स मतलब भिखारियों की चीजें होती थी, ये अच्छे लड़कों के, अच्छे घर के लोगों के लिए नहीं होता था. She said nothing but her silence meant disapproval. She really talked to me after that. तो एक तरह से वो उनसे गुस्सा हो गई. वो उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, पर उनकी जो चुप्पी थी उससे ये समझ में आ गया कि उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगी है. और उसके बाद वो खुशवंत सिंह से उन्होंने बात करना थोड़ा और कम कर दिया. When I went up to university, I was given a room of my own.
द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। तो कहते हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी गए, जब वो कॉलेज गए, तो उन्हें अलग से कमरा दे दिया गया था। पहले वो अपनी दादी के साथ शेयर करते थे, और वो जो कॉमन कमरा था वो उनका एक फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था, जो अब अचानक से टूट चुका था। सो स्नैप्ड मीन्स सडनली ब्रोकन, ओके, अचानक से टूट जाना। अब उनका जो कॉमन लिंक था दैट वाज सडनली ब्रोकन, क्योंकि ऑलरेडी वो दोनों एक दूसरे से बहुत कम बात करते थे, एक दूसरे से बहुत कम मिलते थे। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। तो उन्होंने अपने लोनलीनेस को विदाउट एनी ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट कर लिया, उनकी दादी ने। हेयर इट मीन्स एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस, दादी ने अपने एक जो उन्हें अकेला रहना था उसे चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया, विदाउट ऑब्जेक्शन। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. तो वो शायद ही कभी अपने चरखे के पास से हटती होगी। स्पिनिंग व्हील मतलब चरखा, जो गांधी जी के पास हुआ करता था। और सुबह से लेकर शाम तक वो अपने स्पिनिंग व्हील के पास बैठी रहती थी और प्रेयर्स बोलती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. ठीक है, वो कहते हैं कि मेरी दादी दोपहर के टाइम थोड़ा रिलैक्स होती थी जब वो वरांडा में जाती थी और चिड़ियों को खिलाती थी, और जब वो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर रही होती थी, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर रही होती थी, तो उनके आसपास सैकड़ों स्पैरोज यानी कि गौरैया जमा हो जाती थी। और वो क्या करते थे, दे क्रिएटेड अ वेरिटेबल बेडम ऑफ चिरपिंग्स। इट मीन्स कि एक उनका जो चिरपिंग था, जो चिड़ियों की एक आवाज होती है, उससे एक जो नॉइस क्रिएट होता था, यहाँ उसकी बात हो रही है। सो दिस मीन्स नॉइस created or caused due to chirpings. Okay. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest hour of the day for her. तो कुछ चिड़िया जो आके हैं उनके पैरों पे बैठ जाती थी, कुछ उनके शोल्डर्स पे बैठ जाते थे, इनफैक्ट कुछ उनके हेड पे भी बैठ जाती थी। वो स्माइल करती थी, पर उन्होंने कभी उन चिड़ियों को अपने ऊपर से हटाया नहीं, उन्हें छू नहीं किया, हटाया नहीं। और वो जो आधा घंटा होता था उनके डे का, वो उनका बेस्ट आधा घंटा होता था, फेवरेट आधा घंटा होता था। और यहाँ पे जो आपको एक्सप्रेशन दिए हुए इनके मीनिंग में यहाँ तो नोट डाउन कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं आपको शॉर्ट नोट्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी प्रॉपर वे में, सो डोंट वरी। When I decided to go abroad for future studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, no one could ever tell, but my grandmother could. वो कहते हैं जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है, और क्योंकि मुझे वहां 5 साल लगने वाले थे, मुझे पता था कि मेरी दादी उदास हो जाएगी ये सुन के, लेकिन और इस एज, उनका जो अभी एज करंट एज चल रहा है, वो इतनी बुरी हो गई, तो कोई कह नहीं सकता है कि पता नहीं 5 साल वो रहेंगे भी कि नहीं। लेकिन मेरी दादी कह सकती थी, मतलब शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट शी विल लिव। शी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो थोड़ी भी इमोशनल नहीं हुई, थोड़ी भी सेंटिमेंटल नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर। ठीक है, वो कहते हैं कि वो स्टेशन आई मेरे पेरेंट्स के साथ मुझे छोड़ने के लिए, पर उन्होंने ना तो कोई इमोशंस दिखाए, ना तो उन्होंने कोई बात की। वो अभी भी प्रेयर्स बोल रही थी, और वो पूरी खोई हुई थी प्रेयर्स में। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजे, अभी भी वो माला जप रही थी। Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. This is very emotional, you know. जब हम अपने घर से दूर जाते हैं तो हमें अपने दादा दादी की बहुत याद आती है, और लगता है कि पता नहीं हम जब वापस जाएं तो उनसे मिल पाए या ना मिल पाए। उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है कि मेरी दादी ने कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने मेरे फोरहेड पे किस किया। और जब मैं वहां से जा रहा था, तो ये जो मूवमेंट था, उन्होंने जो मुझे किस किया फोरहेड पे, वो मुझे याद रह गया। उसके बारे में मैं थोड़ा हर टाइम सोचने लगा। और यहाँ पे मॉइस्ट इम्प्रिंट, इसका मतलब क्या है? मॉइस्ट इम्प्रिंट का मतलब है जो उनकी दादी ने उन्हें किस किया था, तो उनका जो फीलिंग था, आप कह सकते हैं उनका जो सलाइवा किस करते वक्त थोड़ा उनके फॉरहेड पे लग गया, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। But that was not so. After 5 years, I came back home.
and was met by her at the station. लेकिन ऐसा नहीं था कि उनकी दादी नहीं रही, क्योंकि उन्हें क्या लगा था कि ये शायद उनका लास्ट फिजिकल कांटेक्ट अपनी दादी के साथ। पर जब वो 5 साल के बाद घर आते हैं तो स्टेशन पे उन्हें उनकी दादी खड़ी मिलती है। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। आज भी वो एक भी दिन और बूढ़ी नहीं लग रही थी, जैसा कि खुशवंत सिंह ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि और बूढ़ी हो ही नहीं सकती। She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. It means to hug tightly. ठीक है, जोर से गले लगाना, to hug tightly. तो वो 5 साल बाद अपनी दादी से मिल रहे थे। उन्हें बहुत जोर से, उनकी दादी ने खुशवंत सिंह को बहुत जोर से गले लगाया, और उनके पास अभी भी इतना टाइम नहीं था कि वो उनसे बात कर सके, क्योंकि अभी भी वो अपने प्रेयर्स बोल रही थी। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with the sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. इसका मतलब क्या है? जिस दिन खुशवंत सिंह लौटे उस दिन भी उनकी दादी का सबसे फेवरेट मोमेंट जो था, सबसे खुशी वाला मोमेंट आप कह सकते हैं, वो अपने उन स्पैरोज के साथ ही था, उनको खिलाना ही था। एंड फ्रिवोलस रिब्यूक्स मतलब आप कह सकते हैं अनइंटेंशनली डांटना और बहुत सिली वे में डांटना, मतलब जैसे हम कहते हैं हट, बहुत प्यार से डांटना, दैट इज, ठीक है। इट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। तो हम इसे कह सकते हैं टू स्कोल्ड इन अ सिली वे, टू स्कोल्ड इन अ silly way. In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. शाम में उनके अंदर एक चेंज आता है उनकी दादी के अंदर, और वो प्रे नहीं करती हैं, वो आसपास की औरतों को इकट्ठा करती हैं, एक बूढ़ा ढोल लेती है, मतलब ओल्ड ढोल लेती है, यानी कि पुराना ढोल लेती है, और गाना गाना स्टार्ट करती हैं। For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum. तो आप समझ सकते हैं ना कि वो खुशवंत सिंह के आने पे उन्होंने उनसे कुछ कहा नहीं, पर वो इतनी खुश थी कि उन्होंने प्रे नहीं किया, बल्कि नेबरहुड से लोगों को कलेक्ट किया और उनके साथ वो क्या करने लगी, गाना गाने लगी, ढोलक बजाने लगी। तो यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन है, दैट इज द sagging skins of the dilapidated drum. It means जो वो ड्रम था वो बहुत पुराना हो चुका था, वर्न आउट हो चुका था। Let me write it for you. Old and worn out, फट चुका था ड्रम। मैं प्रॉपर वे में लिख के आपको पॉइंट्स टू बी नोटेड में प्रोवाइड करूंगी। एंड sang of the homecoming of warriors. और वो कौन सा गाना गा रही थी? होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, मतलब जब देश के लिए सैनिक लड़के वापस अपने घर आते हैं, वो वाले गाने वो गा रही थी। उन्हें वैसा फील हो रहा था खुशवंत सिंह के लिए। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. हमें उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ा, उन्हें समझाना पड़ा। परसुएड का मतलब होता है समझाना। उन्हें समझाना पड़ा कि अब रुक जाइए, इतना स्ट्रेस मत लीजिए, इतना एक्सेसिव मत करिए, ठीक है। ओवर स्ट्रेनिंग मीन्स एक्सेसिव, एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग। तो यहाँ पे एक्सेसिव की बात हो रही है उनके गाने को लेके, ड्रम बजाने को लेके। That was the first time since I had known her that she did not pray. और वो पहली बार था जब से मैं उन्हें जानता था कि उन्होंने प्रे नहीं किया था, वो गाना बजा रही थी। The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. दूसरे दिन वो बीमार पड़ जाती हैं और डॉक्टर कहते हैं कि ये छोटा मोटा फीवर और ये चला जाएगा। But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. लेकिन उनकी दादी कुछ और सोचती थी और उन्होंने खुशवंत सिंह और उनकी फैमिली से कहा कि मेरा अंत करीब आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगी। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. उनके लिए प्रे करना कितना इंपॉर्टेंट था, you would know from this statement. तो वो अपने फैमिली से कहती है कि मेरा अंत करीब आ गया है, और क्योंकि मेरे अंत के ही कुछ पलों में मैंने प्रे करना छोड़ दिया, तो अब मैं तुम लोगों से बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, अब मैं प्रे करूंगी। ओमिटेड का मतलब होता है छोड़ देना, टू लीव। वी प्रोटेस्टेड। अब ऑफ कोर्स उनकी दादी डेथ बेड पे आप एक तरह से कह सकते हैं है उनके अकॉर्डिंग, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं आप हमसे बात करो, ऐसे मत करो। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उन्होंने सब इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वो अपने बेड पे लेटी हुई थी पीसफुली, शांतिपूर्वक, और अभी भी अपने माला को वो जप रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers.
तो इससे पहले कि खुशवंत सिंह और उनकी फैमिली, उनके मम्मी पापा कुछ समझ पाते, उनकी दादी के लिप्स जो जो प्रेयर कह रहे थे वो रुक जाते हैं और उनके हाथ से वो माला नीचे गिर जाती है। लाइफलेस फिंगर्स मतलब कि अब वो शायद नहीं रही थी। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन अ फेस। पीसफुल पैलर का मतलब है पेल हो जाना फेस, ठीक है। जैसे जब कोई बहुत बीमार होता है या बीमार, और अब तो वो नहीं रही थी तो उनका फेस बहुत पेल पड़ गया था, पीला पड़ गया था, और फिर भी उनके फेस पर एक शांति सी थी, उसके बारे में ही बात हो रही है। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हम समझ गए कि अब वो नहीं रही। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shawl. हमने उन्हें बेड से उठाया और जैसा कि रिचुअल्स में होता है, कस्टम्स में होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने उन्हें जमीन पे लेटा दिया और उन्हें किससे कवर कर दिया? रेड श्राउड से। और हियर श्राउड मीन्स दिस इज अ पीस ऑफ क्लोथ, यू कैन से क्लोथ, दिस साइड, क्लोथ यूज्ड टू कवर डेड बॉडीज, ठीक है। डेड बॉडी को कवर करने के लिए जो कपड़ा यूज किया जाता है उसके बारे में बात हो रही है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर अ फ्यूनरल। तो कुछ देर हम वहां रोए, बहुत उदास हुए, बहुत रोए, और उसके बाद हम उन्हें वहां रूम में अकेला छोड़ के, उनकी बॉडी को उनको अकेला छोड़ के हम रूम से बाहर आ जाते हैं उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. तो cremated actually हिंदूज में होता है कि बॉडी को क्रीमेट किया जाता है, उसे जलाया जाता है। तो वो एक क्रूड, क्रूड यानी कि बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, ओके, बिना किसी सजावट एंड ऑल के। तो एक सिंपल सा स्ट्रेचर हम अंदर लेके जाते हैं और उनकी बॉडी को उस पर लिटाते हैं क्योंकि अब हम उन्होंने क्रीमेट करने के लिए लेके जाना था। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूरज जो है वो डूब रहा था, और उसने, जो सूरज डूब रहा था उसकी रोशनी से ऐसा लग रहा था कि रूम में जैसे एक लाइट आ गई हो, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट, कोई स्ट्रॉन्ग रोशनी की किरण आ गई हो रूम में। We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. तो वो कहते हैं कि वरांडा में और उनके रूम में जहाँ पे उनकी दादी की बॉडी थी वो लेटी हुई थी, उसके चारों तरफ बहुत सारे सैकड़ों स्पैरोज आके जमा हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। देयर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन हमेशा की तरह आज स्पैरोज कोई आवाज नहीं कर रहे थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन बर्ड्स के लिए बहुत बुरा लगा। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। फेच्ड का मतलब होता है लेके आना, गेट, ठीक है, गेट। और मेरी मॉम जाके रोटी के कुछ टुकड़े लेके आती है स्पैरोज को फीड करने के लिए, जैसे कि उनकी दादी किया करती थी। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू एंड थ्रू इट टू देम। और वो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके रोटी को स्पैरोज की तरफ फेंकती है जैसे कि दादी किया करती थी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने उस ब्रेड पे कोई ध्यान भी नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माय ग्रैंडमदर्स कॉर्प्स ऑफ, कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, दे फ्लू अवे क्वाइटली। और जब हम अपनी दादी की बॉडी को ले गए वहां से, तो जितने भी स्पैरोज थे वो, उन्होंने ब्रेड पे ध्यान तक नहीं दिया और उड़ के वहां से चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और अगली सुबह स्वीपर आता है और उन ब्रेड क्रम्स को, जो रोटी के टुकड़े रहते हैं, उनको डस्टबिन में फेंक देता है। सो हेयर वी एंड दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमें बहुत एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को दिखाया गया है जो एक ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चिल्ड्रन में होता है, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आप में होगा, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे में है। एंड वी शुड बी रियली थैंकफुल कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हमें टाइम बिताने का मौका मिला। सो गो हग देम एंड टेल देम यू लव देम वेरी मच एंड यू विल ऑलवेज लव देम। So okay, here we end our chapter. Stay safe, keep studying, and love your grandparents. Thank you very much.